स्टॉक मार्केट की चर्चा हो और आईपीओ का जिक्र ना हो तो शो अधूरा सा रहता है। और आजकल तो आईपीओस की भरमार है, इसीलिए हम अब कुछ उन आईपीओस की चर्चा करेंगे जिनके बारे में मार्केट में काफ़ी बज़ है। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि उसमें निवेश करें या ना करें, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। और इस बाद में इस तरह की चर्चा में सबसे बेस्ट एडवाइस देने के लिए कौन है? अरुण केजरीवाल, जो कि प्राइमरी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और वो हमारे साथ हैं हमारे आईपीओ सेगमेंट के लिए। अरुण जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। प्रगति जी, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। अच्छा सर, मैंने बताया कि आईपीओ मार्केट मतलब काफ़ी धूम रहती है, हर हफ्ते ही आईपीओज़ आते हैं और कुछ आईपीओज़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है। तो ऐसा ही एक आईपीओ है। वैसे हम थोड़े ज़्यादा आईपीओज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस आईपीओ की जिसके बारे में मार्केट में काफ़ी हंगामा हो रखा है। सभी जानना चाहते हैं कि इसमें क्या ख़ास है, क्या करें और ना करें। मैं बात कर रही हूँ श्री लोटस डेवलपर्स रियल्टी की। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 1 अगस्त तक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईपीओ का साइज है 792 करोड़ का, प्राइस बैंड है 140 रुपए से लेके 150 रुपए का, लॉट साइज है 100 का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की होगी। जीएमपी आज जब मैं देख रही थी उस टाइम तक 29% था। बजाज ब्रोकिंग और एंजल वन, ये ब्रोकिंग फर्म्स ने सब्सक्राइब करने की सलाह भी दे दी है। और अभी तक पहला दिन है, लेकिन 36% सब्सक्राइब हो चुका था मिड डे तक। अब इस आईपीओ की चर्चा क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। शाहरुख खान ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, और आपके एकता कपूर की पूरी फैमिली है, ऋतिक रोशन है, बड़े सारे बड़े-बड़े नाम हैं जो इसमें दिखते हैं। इस आईपीओ को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्यों, आई मीन पूरा का पूरा बॉलीवुड इसको मल्टी स्टारर ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने में क्यों लगा पड़ा है? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है प्रगति। दो चीज बताना चाहूंगा कि ये कंपनी के जो मुख्य लैंड बैंक जो कही जाती है बिल्डिंग के लिए, वो है रीडेवलपमेंट। ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट करती है, यानी कि इसके पास में लैंड बैंक नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है उसको तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाती है, और जो मौजूदा उसमें रहने वाले लोग हैं उनको उनके फ्लैट के बदले में कुछ जगह और मिलती है, और बाकी जो फ्री सेल जगह होती है वो बेची जाती है। अब आपने एक सवाल और उठाया कि इसमें बॉलीवुड पूरी की पूरी लगी हुई है, ऐसा क्यों? तो जहां तक कंपनी के प्रमोटर का सवाल है, पंडित जो मिस्टर पंडित है, उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी बनाई है जहां पर सेलिब्रिटीज के ऑफिसेज हैं। एक इनकी अंधेरी स्थित एक बिल्डिंग है जिसमें कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसका उसमें छोटी ऑफिस से लेके बड़ी ऑफिस तक उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं है। कहने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट करते हैं, इनका जुहू फोकस है। और मेरा जुहू में रहना एक सौभाग्य है। ऐसा कहें कि मेरे घर से इनकी ऑफिस पहुंचने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट पैदल का फासला है। अ, अगर आप इस एरिया की बात करें तो हर दूसरी तीसरी जो रीडेवलपमेंट हो रही है उसमें आपको श्री लोटस डेवलपर्स का नाम मिलेगा कि वो ये बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। अब आ जाइए कि फिल्म वाले इनके साथ क्यों संबंधित है, वो क्यों ये काम इनके साथ इनके प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं। नीट क्लीन बिजनेस है। जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, और इनका कहीं पर भी एडवर्टिजमेंट, ब्रोशर कुछ नहीं है। हार्ट सेल जो की जाती है रियल एस्टेट में वो नहीं है। ज्यादा करके वर्ड ऑफ माउथ से इनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है। ऐसे माहौल में ऐसे माहौल में प्रगति इनको एक एडवांटेज मिलता है। प्रीमियम प्राइसिंग के ऊपर ये अपनी प्रॉपर्टी बेच पाते हैं।
ओके, तो आप बता रहे थे कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं आनंद कमल नयन पंडित, ये मैंने भी इनके बारे में पढ़ा, ये खुद फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं और अभी तक इन्होंने लग्ज़री प्रोजेक्ट्स जिन आप बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की, वहाँ पर और सेलिब्रिटी से रिश्ता नाता है, इसकी वजह से इनको प्रमोशन या हम कहें पब्लिसिटी तो काफ़ी मिल चुकी है। तो अब हम आते हैं जो ये रिटेल निवेशकों के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, 712 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, उसके लिए निवेशकों के 792 करोड़ का जो जुटाना चाहते हैं, आप क्या राय देंगे? सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें दो राय है। पहली ये कि आपका नजरिया क्या है। आप सिर्फ लिस्टिंग पॉप लेकर भागना चाहते हैं या आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और निवेशित रहना चाहते हैं। अगर आप लिस्टिंग पॉप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेशक कीजिए, इश्यू ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी 3 दिन के अंदर में। और जिस हिसाब से एक 28-29% का एक प्रीमियम है, मान लीजिए कुछ उतार चढ़ाव भी इस प्रीमियम में होता है, तो ये बढ़कर घटकर 25 से 35% के एक रेंज में प्रीमियम वेरी कर सकता है। तो भी आपको पैसे बनते हैं लिस्टिंग पॉप के हिसाब से। अब आ जाइए, अगर आप कहते हैं लिस्टिंग पॉप में मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं अप्लाई करना चाहता हूं लंबी अवधि के लिए, जो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट जैसी सेक्टर में 2 से 3 साल का नजरिया है। इनके पास जो प्रोजेक्ट्स इन हैंड है, जो इन कंपनी का रियलाइजेशन है, जो इसको मार्जिन ये कंपनी कमाती है, वो सब देखते हुए मेरे हिसाब से 2 से 3 साल के नजरिए में आपको 30 से 35% का अप्रिसिएशन आप ये समझिए हर साल मिल सकता है। मोटा मोटी कहने का तात्पर्य कि 3 साल में आपके पैसे डबल हो सकते हैं, ऐसी एक इसमें संभावना है। आपके ऊपर है कि आप लिस्टिंग गेन लेकर भागना चाहते हैं या लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चाहे आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचें यानी लंबी अवधि के लिए सोचें या फिर लिस्टिंग इन, दोनों में ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप लंबे समय के लिए फ़ायदे में रहना चाहते हैं या फिर तुरंत भागना चाहते हैं। दूसरा, आज एक आईपीओ खुला है एनएसडीएल आईपीओ, ये फ्रेश इशू नहीं है, ओएफएस इशू है, आज ही खुला है और 1 अगस्त तक इसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्राइस बैंड है 760 रुपये से 800 का, इशू साइज़ है 4011 करोड़ का। इसमें जो मैंने पहले बताया कि ओएफएस है, तो प्रमोटर्स जो हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं मेनली। जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो आईडीबीआई बैंक और एसबीआई जैसे जो प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं, लगभग 5 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। सर, नाम बड़ा है, सभी को पता है एनएसडीएल। अब ये ओएफएस ऑफर लेकर के आए हैं, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि जैसे एनएसडीएल का नाम आ रहा है ना, इसका कंपैरिजन हो रहा है सीएसडीएल के साथ में, तो आप क्या करेंगे? देखिए, बिजनेस सिमिलर है काफी हद तक। सीडीएसएल बोलिए या एनएसडीएल बोलिए, दोनों का सिमिलर बिजनेस है। अ, माफ कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओएफएस है, कंपनी को पैसे की दरकार नहीं है, कैश रिच कंपनी है, अच्छा खासा मुनाफा करती है। ऐसी कंपनी में आपको ये सोचना चाहिए कि आज क्या वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है, और अगर आपको मुनाफा मिलना है तो जो भी आप मुनाफा जोड़ते हैं या अपेक्षित आपके मन में है, उससे जोड़कर वो वैल्यूएशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कमाई तो 3 महीने के बाद ही डिक्लेयर होती है कंपनी की। दूसरा जो एक सोचने का तरीका है वो ये कि सीडीएसएल के नतीजे जो अभी डिक्लेयर हुए थे हाल ही में, कुछ निराशाजनक थे। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, इसके भी शेयर अनलिस्टेड मार्केट, जो एक तीसरा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट जहां पे स्टॉक एक्सचेंज है, एक ग्रे मार्केट जो एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है, और तीसरा ये अनलिस्टेड मार्केट जहां पे सौदे होते हैं उन शेयरों के जो अभी तक ट्रेड नहीं हो रहे एक्सचेंज पे। इसके अंदर में इसका भाव 1100 और 1250 के रेंज में
कई समय से ट्रेड कर रहा है। और जब ये प्राइस बैंड हायर एंड पे 800 रुपए की आए, और उसमें एक वो जो कहते हैं ना लॉक इन लग जाता है आरएचपी फाइल होने के इमीडिएटली बाद, इसका भाव घटकर 1025 पे फ्रीज हो गया था। तो एक बड़ा झटका लगा है। और ये बैक टू बैक दूसरी इश्यू है। जो पहली थी वो थी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी की एक रिलेटेड पार्टी कंपनी, जिसमें भी इन्वेस्टर को अनलिस्टेड मार्केट में एक बड़ा चूना लगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्रगति, कि अनलिस्टेड में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनका खतरे से खाली काम नहीं है। और फिलहाल दो बड़े इश्यू में पैसा उनको बड़ा लगा है। ओके सर, आपने एनएसडीएल को लेकर के अपने व्यूज़ रखे और श्री लोटस को लेकर के रखे। दोनों में अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे? ये आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा, क्योंकि दोनों कंपनी में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। एक रियल एस्टेट का प्लेयर है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या मार्केट इंटरमीडियरी है। जो आप और मैं जैसे ट्रेड करते हैं, अपने जो सिक्योरिटीज या शेयर डीमैट फॉर्म में है, उसका कस्टोडियन है। तो ये दोनों कंपनी को किसी भी हिसाब से कोई भी पैरामीटर से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कहना कि इसमें करिए इसके बनिस्पत ये बेटर है, शायद बड़ा गलत कंपैरिजन हो जाएगा। अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो छोटा अमाउंट है, 15,000 से नीचे। और मेरे ख्याल से आज के दिन जो शेयर बाजार में निवेशक है वो 15,000 रुपए ये दोनों इश्यू में डाल सकते हैं, उतनी उनकी क्षमता है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक दोनों शेयर में अप्लाई कर सकते हैं, जो मिनिमम लॉट साइज है वो। लेकिन एक रणनीति तय करके अप्लाई करिए कि अगर आपने लिस्टिंग पॉप के लिए अप्लाई किया है तो जब आपको लिस्टिंग पॉप मिलता है तो वो लेकर निकल जाइए। फिर तय कीजिए कि अब आपको लंबे रेस के निवेशक बनना है या नहीं। ओके, थैंक यू सर। हमने ये कंपैरिजन मतलब कंपनीज का कंपैरिजन नहीं था, बल्कि ये इसलिए किया था कि अगर किसी के पास लिमिटेड अमाउंट है, और बिकॉज रिटेल निवेशक जो होते हैं वो मोस्टली सोचते हैं कि लिस्टिंग गेन मिल जाए। वो आखिर में आपने क्लियर भी कर दिया कि लिस्टिंग गेन कैसे कर सकते हैं। एक आईपीओ है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड, सीपी प्लस इसका प्रोडक्ट है, हम सब जान रहे हैं। इसका सब्सक्रिप्शन कल खुला, 1 अगस्त तक चलेगा। इशू साइज है 1300 करोड़ रुपए का, जिसमें से 500 करोड़ के फ्रेश शेयर्स आ रहे हैं और ओएफएस पे 800 करोड़ का है। प्राइस बैंड इसका जो है वो है 675 रुपए का, लॉट साइज है 22 रुपए का, जीएमपी इसका 281 है। आज दूसरा दिन था, आईपीओ 4 गुना भर चुका है। इस आईपीओ को लेकर के भी काफी बातें हो रही है मार्केट में, इसके लिए आपकी राय क्या होगी? दो चीज है इस आईपीओ के बारे में। एक, सरकार ने कुछ नए कायदे कानून जारी किए हैं जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है, जैसे सर्वेलेंस को कहा जाता है। तो ये सीसीटीवी जो है, इसके अंदर में सरकार ने नए डायरेक्टिव्स दिए हैं कि इसमें कौन कंपोनेंट सप्लाई कर सकता है, और आप भारत के देश के बाहर से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो ये नए गाइडलाइंस आए हैं, इससे इस कंपनी को काफी फायदा होता है। और जो अ, अपने पड़ोसी देश से जो इंपोर्ट होता था काफी कुछ प्रोडक्ट, अब उसके ऊपर में रोक टोक लगी है, जिससे इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी है मौजूदा ये कंपनी, आदित्य इन्फोटेक। तो उसका एक एडवांटेज उनको मिलेगा। उसी को देखते हुए आपको एक प्रीमियम भी जो मिल रहा है वो ऊंचा है। मेरे ख्याल से करीब करीब ये 40% के आसपास, 40-45% के आसपास प्रीमियम चल रहा है। वो इंडिकेट करता है कि बाजार में इसमें इस कंपनी में कितना रिस्पांस आ रहा है। यहाँ पर भी वही एडवाइस रहेगी, लिस्टिंग गेन तो अवश्य दिख रहा है। अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं तो निवेशित रहिए।
कोई भी अच्छी कंपनी में बिना 2 साल 3 साल पैसे लगाए आपको प्रॉपर गेन्स नहीं मिलते। लेकिन हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि क्विक टर्न अराउंड करें, आज अप्लाई किया, चौथे दिन बेच के निकल गए, फिर दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, तो वो भी एक जरिया है पैसा कमाने का। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी आईपीओस किया, आपने सभी की तारीफें की, सबको सब्सक्राइब, यानी कि निवेशकों के पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तब आप इस हफ्ते पैसा बना भी पाएंगे। एक आईपीओ है, आज ही वो लिस्ट हुआ, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी, इसको भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। शेयर लिस्ट भी हुआ 50% प्रीमियम के साथ, लेकिन लिस्ट होने के थोड़ी देर के बाद ही इसमें बिकवाली भी आई। हालांकि शेयर जो है वो 333 पर क्लोज हुआ है, लेकिन 359 का हाई लगा था। अब जिन लोगों को मिल गया उनमें तो बेचने की भी होड़ लग गई, लेकिन कुछ लोग हैं जो फोमो में है कि हमारा लगा नहीं। तो अब इस शेयर को लेकर के आप क्या सलाह देंगे कि क्या अब खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 327 पर लिस्ट हुआ और 333 पे, इतनी ज्यादा, मतलब क्या राय है इस शेयर को लेकर के? प्रगति, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो फोमो जो वर्ड है, इसका कोई भी विशेषज्ञ आपको जवाब नहीं दे सकता। हकीकत ये है कि अगर लग गए तो क्या मैं बेचूं, नहीं लगे तो क्या अब सही समय है खरीदने का। ये एक दुविधा बाजार में हर समय हर आदमी को परेशान करती है, और इसका भी मैं आपको सीधा सीधा जवाब देता हूं। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो जो लिस्ट हुआ, जो हाई बनाया, और उसके बाद जो शेयर ट्रेड हुआ, उससे ये दिखता है कि शेयर में लिस्टिंग के बाद कुछ दबाव था। हालांकि शेयर में एक अच्छा खासा गेन हुआ है, लगभग 90-95 रुपए की बढ़त के साथ शेयर बंद हुआ है, जो एक अच्छा माना जाएगा। करीब 40% का गेन है। लेकिन टेक्निकल्स के हिसाब से इस शेयर में आज दबाव था। पहला दिन कई चीजें होती है जो नॉर्मल नहीं होती। कल से इसके अंदर में आज जो वॉल्यूम हुआ उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, और कल से इसकी ट्रू टेस्ट होगी कि इसमें खरीदार कौन, बेचने वाला कौन है, और शेयर में क्या होता है। अब आ जाइए, जो आपने फोमो की बात करी, आपने अप्लाई किया, शेयर नहीं मिला, और अब आप निवेश करना चाहते हो। 2-3 दिन शेयर को स्टेबलाइज होने दीजिए। ये 330 के आसपास होता है, 310 पे होता है, या 340 पे होता है। ये तय हो जाएगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर में कि ये शेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। एक और कैटेगरी जो है, जिसने अप्लाई किया, शेयर लगे, और आज जिन्होंने नहीं बेचा, उनके लिए एक रणनीति हो सकती है कि आज के लो के 2-3 रुपए नीचे वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर शेयर वहां पर चला जाता है तो उनका शेयर बिक जाए, अगर नहीं जाता तो वो निवेशित है और वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ओके, थैंक यू सो मच अपनी बहुमूल्य टाइम देने के लिए और हमारे निवेशकों को सलाह देने के लिए। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे आईपीओस पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? डिस्क्लेमर, मैंने तीनों शेयर में अप्लाई नहीं किया था क्योंकि आजकल मेरे ग्रह अच्छे नहीं है। जिसमें भी अप्लाई करता हूँ शेयर नहीं मिलते। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे अरुण केजरीवाल जी, जो कि अपनी राय दे रहे थे आईपीओस के ऊपर, क्योंकि वो प्राइमरी मार्केट के एक्सपर्ट हैं। और अगर आप उनकी राय का वेट कर रहे थे, यानी आप जानना चाहते थे कि कोई एक्सपर्ट आकर के हैंड होल्डिंग कर दे कि किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो वो सब आपको बता रहे थे। और आप विधिवत इसको देख करके अपनी रणनीति डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक में लगाना है और किस में नहीं लगाना। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो रखते हैं, आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई सवाल जानना है, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 2 बजे आप हमसे जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम एक्सपर्ट से उनके बारे में सीधी राय लेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए गुड रिटर्न्स के साथ। थैंक यू सो मच।